हेलो फ्रेंड्स। मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आजकल बहुत ज़्यादा जो है बवाल अगर हम कहें तो कहीं ना कहीं सेक्शन 43 बी का जब से नया इंसर्शन आया है एच, तब से इनकम टैक्स में बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ये फाइनेंस एक्ट 2023 के बजट में जो है इसको इंसर्ट किया गया था, लेकिन अब जाके देखा जा रहा है कि काफी ज्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है कि क्या करना है, इसका कैसे होगा, टाइम पीरियड का क्या होगा। हमारा तो क्रेडिट पीरियड इतने डेज का है, अब कैसे इसको करेंगे। तो इस पूरी डिस्कशन को हम जो है इजी फॉर्म में समझेंगे और कैसे कैसे हमें क्या क्या चीजें सेफगार्ड करनी है वो लेके चलेंगे। इसके लिए एक प्रॉब्लम और जो है देखने में आ रही है, क्या ये ट्रेडर जो है एमएसएमई में रजिस्टर्ड हो सकता है, उसमें क्या होगा। ये सब प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आ गया था। 2006 का एक्ट है ये। और अब जाके 2023 में ऐसा क्या हो गया कि इसकी वजह से इतनी ज्यादा चीजें जो है डिस्कशन में आ रही हैं। तो एक नया सेक्शन इंसर्ट होना इनकम टैक्स में, एक इवन कहें एक सेक्शन का पार्ट, जस्ट एक क्लॉज एच ऐड हुआ सेक्शन 43 बी में, और उसने इतना ज्यादा जो है ट्रेड को हिला दिया। और देखने को मिलेगा कि इकोनॉमी में इसका क्या इंपैक्ट रहेगा। राइट, तो इसको आज हम कवर करेंगे, पूरी डिस्कशन को बनिए रहेगा, एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हमें इसके एक एक एक्सपेक्ट को देके चलना है और साथ साथ देखना है कैसे कैसे हमें इसको सेफगार्ड करके चलना है। तो इसको शुरू करते हैं, वन बाय वन इसको लेके चलेंगे, कोई भी पॉइंट इसके बाद नहीं रहेगा, क्योंकि हम इसके सारे एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको कवर अप करके चलेंगे, और किस तरीके से हमें इसको परफॉर्म करना है प्रैक्टिकली वो भी देख के चलेंगे। ठीक है ना। तो इसको हम एक एक करके देखते हैं कि बेसिकली क्या है ये एमएसएमई में, क्या इंसर्शन हुआ है, वो सारा की सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। इसके हमने शॉर्ट्स फॉर्म में भी अलग अलग पार्ट जो है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो सारे हमने डाल दिए हैं, तो वो शॉर्ट्स भी जरूर देखिएगा, उसमें इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो हैं वो डाली हैं। आज इसको हम कवरेज करके चलेंगे पूरा, तो एंड तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे 43 बी एच, राइट, जो ये सारी की सारी चीजें जो जो सारा क्वेश्चन है, पेमेंट बेस्ड डिडक्शन। ठीक है ना, ये जो है पेमेंट बेसिस पे डिडक्शन मिलेगी। इनकम टैक्स एक्ट में डिडक्शन मिलनी है किसकी? फॉर द अमाउंट पेबल। ठीक है, पेबल मींस आउटस्टैंडिंग टू माइक्रो एंड स्मॉल स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसमें देखो माइक्रो, एक क्लैरिटी यहां पे लेनी बहुत जरा जरूरी है कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस होती है एमएसएमई में। इसमें जो कवरेज करी गई है 43 एच के अंदर, वो माइक्रो के लिए और स्मॉल के लिए करी गई है। जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उसको जो है यहां पे कवर नहीं करा गया है। ये बात एक तो ध्यान में रखने वाली है। ठीक है ना। अब कौन सी आती है माइक्रो में, कौन सी आती है स्मॉल में, कौन सी आती है मीडियम में, वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले इस सेक्शन को समझते हैं, 43 बी एच क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है एनीसम पेबल, इस वर्ड को जरूर ध्यान में रखना, एनीसम पेबल, पेबल बाय द एसएससी, किसको? टू माइक्रो और स्मॉल। ठीक है ना, माइक्रो को और स्मॉल को, यहां पे मीडियम की बात नहीं हुई है। बियॉन्ड द टाइम लिमिट, अब क्या टाइम लिमिट है? टाइम लिमिट जो है सेक्शन 15 में बताइए, कौन किसके सेक्शन 15 में? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट 2006 के सेक्शन 15 के अंदर जो है टाइम लिमिट्स जो है स्पेसिफाई करी गई हैं। तो उस टाइम लिमिट से बियॉन्ड अगर होता है कोई सम पेबल, तो क्या करना है? शेल बी अलाउड, शेल बी अलाउड। इस पैराग्राफ को भी हम उसमें रखते हैं, पॉज में रखते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। शेल बी अलाउड ओनली इन कंप्यूटिंग द इनकम रेफर्ड इन सेक्शन 28 में कौन सी होती है? हमारी बिजनेस इनकम जो है जब हम निकालते हैं तो वहां पे जो है ये अलाउ हो जाएगी इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच सच सम इज एक्चुअली पेड। ठीक है ना। जब वो पेबल अमाउंट जब पेड होगा, तब जो है डिडक्शन दे देंगे, कौन से की? जो कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को हमें देना था, और जब हम वो पेमेंट करेंगे तो उस बेसिस पे उसकी अमाउंट अगर वो टाइम लिमिट को एक्सीड कर जाती है, तो जब वो पे होगा तब उसकी डिडक्शन मिलेगी। ठीक है। अब यहां पे ब्रैकेट में क्या कर दिया? इन रिस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच लाइबिलिटी टू पे सच अमाउंट वाज incurred by the SSC according to the method of accounting regularly। अब
ये कहता है कि भैया हमें ये नहीं देखना वो कौन से साल से बिलोंग करता था, जिस साल में पे होगा उस साल में हम डिडक्शन दे देंगे। बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि टोटली इसको क्या कर दिया, पेड बेसिस पे ले आए। जब पे करोगे डिडक्शन मिल जाएगी, पेबल आउटस्टैंडिंग होगा तो नहीं मिलेगी, आपके इनकम कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पे एक बात और आती है। एक 43B जो हमारा चलता हुआ आ रहा था उसमें एक प्रोवाइजो हुआ करता था। वो प्रोवाइजो क्या बात करता है, वो प्रोवाइजो कहता है कि अगर आपने इनका जैसे फाइनेंशियल ईयर मान लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर 2023-24, इस 2023-24 की ड्यू डेट क्या पड़ेगी इनकम टैक्स रिटर्न की। इनकम टैक्स की ड्यू डेट अगर हम कह के चलते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ऑडिट केस है या नॉन ऑडिट केस है, जो भी केस है मान लेते हैं इसकी, यहाँ पे हम कहते हैं चलो इसकी सितंबर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सितंबर 2024 को इसकी जो है ड्यू डेट है। तो यहाँ पे कहते हैं कि भैया आपको ना ड्यू डेट तक जो है अगर वो पे कर देता है, अगर वो यहाँ पे पे कर देता है तो भी जो है उस एक्सपेंस को हम अलाउ कर देंगे। इस साल का एक्सपेंस है लेकिन पे यहाँ पे हुआ है, फिर भी उसको क्या कर दिया, अलाउ कर देते थे। ये कहता था प्रोवाइजो सेक्शन 43B का। लेकिन यहां पे सेक्शन 43B का प्रोवाइजो भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये तो टोटल सेक्शन क्या है, पेड बेसिस पे चल रहा है। भैया पे करोगे तो डिडक्शन मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी, जिस साल में पे करोगे उस साल में डिडक्शन मिलेगी। इट मीन इवन इफ द अमाउंट was paid on or before the due date under section 139(1), it will be allowed as a deduction as stated in the clause H। ठीक है ना, जो अभी हमने बात करी, तो पेड बेसिस पे चलेगा। प्रोवाइजो अगर आप ड्यू डेट तक भी कर देते हो तो भी डिडक्शन 43BH की नहीं मिलेगी। अब आते हैं जो ऊपर रेफरेंस दिया था सेक्शन 15 का, इसमें टाइम लिमिट उसने कहा था ना, अगर टाइम लिमिट एक्सपायर हो जाए तो क्या टाइम लिमिट्स हैं, ये बात करता है सेक्शन 15। तो सेक्शन 15 कहता है टाइम लिमिट की बात। टाइम लिमिट क्या है, सेक्शन बताता है सेक्शन 15 ऑफ एमएसएमई एक्ट, liability of the buyer to make payment when any supplier supplies any goods or render any service to any buyer। ठीक है, the buyer shall make payment thereof on or before, इस वर्ड को ध्यान में रखना, on or before the date agreed upon by him and the supplier in writing, अगर राइटिंग में है, और इफ देर इज नो एग्रीमेंट, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या है, अपॉइंटेड डेट। दो केस बनते हैं कि एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट है या फिर एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट नहीं है तो इसने क्या दिया, क्या बोल दिया, बिफोर अपॉइंटेड डेट, बिफोर अपॉइंटेड डेट। ठीक है, इस वर्ड को याद रखना, बिफोर लिखा हुआ है यहां पे, बिफोर अपॉइंटेड डेट। और अगर एग्रीमेंट है तो ऑन और बिफोर, ऑन और बिफोर, यहां पे क्या लिखा है, ऑन और बिफोर डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम। वो मान लो बायर और सेलर कहते हैं कि भैया हम 20 दिन के अंदर पेमेंट दे देंगे, तो 20 दिन के जो एग्रीड डेट हो गया वो जो है ड्यू डेट मान ली जाएगी। या फिर उसने क्या किया, या फिर इन राइटिंग, या फिर अभी यहां पे देखेंगे हम, यहां पे प्रोवाइजो में इसने क्या कह दिया, एग्रीमेंट कर दिया कि एग्रीमेंट में इसने इन्होंने सेलर और बायर ने एग्रीमेंट किया, इन्होंने कहा कि 20 दिन में कर देंगे, तो एक्ट कहता है ठीक है 20 दिन है, कोई दिक्कत नहीं 20 दिन। तो ऐसे तो क्या होगा, ऐसे तो इन दोनों ने क्या प्लानिंग करी कि यार ये तो हम दोनों आपस में कोई दिक्कत ही नहीं है, आपस में हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम रखते हैं जी 200 दिन, 200 दिन हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, 200 दिन तक भैया हम हमारी एग्रीमेंट 200 दिन कहती है, गवर्नमेंट कहती है नहीं। गवर्नमेंट ने क्या करा, यहाँ पे एक प्रोवाइजो डाल दिया, प्रोवाइजो डाल के क्या कहा, प्रोवाइडेड दैट नो केस पीरियड एग्रीड अपॉन बिटवीन द सप्लायर एंड द बायर इन राइटिंग 45 डेज, 45 दिन से ऊपर नहीं कर सकते। 20 दिन किया है, गवर्नमेंट कहेगी कोई दिक्कत नहीं, 20 दिन है, ओके आई एम रेडी फॉर दिस, लेकिन मैक्सिमम कितना देंगे, 45 डेज। तो 45 डेज क्या हो गया यहाँ पे, मैक्सिमम हो गया, राइट। और दूसरे केस में क्या था, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वहां पे क्या था, लिखा था बिफोर अपॉइंटिंग डेट। अब एग्रीमेंट तो है नहीं, तो कब तक पेमेंट करनी है, बिफोर अपॉइंटिंग डेट। तो इसलिए अपॉइंटेड डेट यहां पे बता दिया। अपॉइंटेड डेट का क्या मतलब है, अपॉइंटेड डेट मींस डे फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 15 डेज। ठीक है ना, तो मैक्सिमम हम यहां इस केस में क्या कहेंगे, यहां पे हो गया हमारा 15 डेज। 15 days from the date of acceptance or date of deemed acceptance of any goods or services by the buyer। अब यहां पे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है,
यहाँ पे इसको भी क्लैरिफाई किया गया। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मींस डेट एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स, या फिर अगर सर्विस का केस है तो जिस दिन सर्विस दी है वहां से 15 दिन, या फिर गुड्स का केस है तो जिस दिन गुड्स दिए हैं वहां से 15 दिन काउंट करे जाएंगे। ठीक है ना, इनवॉइस बेसिस पे नहीं, जहां से अपना गुड्स डिलीवर हुए हैं उस दिन से 15 दिन, या फिर सर्विस दी है तो जिस दिन सर्विस दी है वहां से जो है अपना 15 दिन। अब सेकंड पार्ट कहता है वेयर एनी ऑब्जेक्शन इज मेड इन राइटिंग। भाई ऑब्जेक्शन है तो उस केस में क्या होगा, बाय द बायर रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स और सर्विस विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस, तो उस केस में क्या होगा, द डे ऑन विच सच ऑब्जेक्शन इज रिमूव्ड बाय द सप्लायर। तो जिस दिन वो ऑब्जेक्शन रिमूव होगा वहां से 15 दिन जो है काउंट करे जाएंगे। दोनों में ये फर्क है। अब एक केस था डे ऑफ एक्सेप्टेंस, एक था डीम्ड एक्सेप्टेंस। अब डीम्ड एक्सेप्टेंस क्या है वो भी यहां पे बता दिया कि डीम्ड एक्सेप्टेंस कब माना जाएगा, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, राइटिंग में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बाय द बायर द डे रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द गुड्स विद इन 15 days फ्रॉम द डे ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, द डे ऑफ एक्चुअल डिलीवरी ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, इसको माना जाएगा डीम्ड एक्सेप्टेंस। अगर हम इसको बोल सोल समझे तो क्या क्रक्स निकलता है, अगर एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में कहता है, एग्रीमेंट कहता है 7 दिन, तो पेमेंट कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट कहती है कोई दिक्कत नहीं है, 7 दिन मान लेंगे। एग्रीमेंट कहते हैं 45 दिन, तो मैक्सिमम वैसे भी 45 दिन ही थे, तो कोई दिक्कत नहीं है, 45 दिन मान लेंगे। अब एग्रीमेंट को और बढ़ा दिया, वो कहता है, एग्रीमेंट कहता है 60 दिन, तो नहीं भैया नहीं, मैक्सिमम डे कितने हैं, 45 दिन, तो कितने दिन, 45 ही माने जाएंगे, मैक्सिमम 45 दिन हो गया। और ये जो दूसरा केस था जहां पे एग्रीमेंट है ही नहीं, अगर नो एग्रीमेंट वाला केस है तो वहां पे हमारा क्या हो गया, 15 days हो जाएंगे फ्रॉम द फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस। अब हमने ऊपर बात करी थी कि भैया इसमें कौन कौन से कवर है, इसमें माइक्रो कवर है और स्मॉल कवर है, इसमें मीडियम कवर नहीं है, 3 तरीके के बनाए गए। तो अब किसको माइक्रो कहेंगे, किसको स्मॉल कहेंगे, जो कि कवर है इसमें, उसको हम देखते हैं। तो यहां पे माइक्रो के लिए बताया गया, माइक्रो के लिए क्या है, अगर इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में अगर 1 करोड़ तक है, 1 करोड़ तक, ठीक है ना, तो उसको माइक्रो की कैटेगरी में रखा गया है। साथ ही साथ, ठीक है, एंड लिखा गया है तो ध्यान में रखना यहाँ पे एंड है। और एनुअल टर्नओवर जो है 5 करोड़ तक है तो वो क्या कहलाएगी, वो माइक्रो कहलाएगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, वो माइक्रो में आ गई। अब मान लेते हैं एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एक नहीं हुई, तो ऐसे केस में क्या होगी, वो माइक्रो में रहेगी नहीं। तो यहां पे दोनों कंडीशन एंड है, यहां पे और नहीं है। अब स्मॉल के केस में क्या रहेगी, जहां पे जो अपनी इन्वेस्टमेंट ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड इक्विपमेंट है वो 10 करोड़ तक है, 10 करोड़ तक है, और साथ ही साथ एंड है यहाँ पे इसलिए प्लस करेंगे, ठीक है ना, प्लस साथ में टर्नओवर जो है 50 करोड़ तक है, ठीक है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, तो स्मॉल के अंदर आ गई। ठीक है, मीडियम को इसमें कवर नहीं किया गया। मीडियम में क्या होता है, मीडियम में जो है इन्वेस्टमेंट हमारी 50 करोड़ तक होती है, ठीक है, मीडियम में रखा गया, अगर 50 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम में है, और 250 करोड़ तक की टर्नओवर है तो उसको मीडियम में रखा गया, ठीक है ना, वो यहाँ पे कवर नहीं होती इसलिए यहाँ पे जो है उसको नहीं लिखा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पे कौन कौन सी है, यहाँ पे माइक्रो और स्मॉल को जो है 43B(H) का बेनिफिट जो है हमारा रहेगा, जो कंप्लाई जो है करना है माइक्रो और स्मॉल के केस में रहेगा। अब इसमें हम बात करें, अगर इसके हम वेरियस अलग अलग एग्रीमेंट देखें तो किस तरीके से, अगर इसके एग्जांपल्स देखें तो कैसे कैसे बन सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि कोई एग्रीमेंट हुआ है, नहीं हुआ, ये सारे जो है अलग अलग केसेस इसमें बनेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कहना चाहें, पहले हम ये देख के चलते हैं कि मान लेते हैं कोई एग्रीमेंट नहीं है। अगर एग्रीमेंट नहीं है उस केस में क्या है, डेट ऑफ इनवॉइस, फॉर एग्जांपल 1 मार्च की डेट ऑफ इनवॉइस है, डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है, सेम डेट 1 मार्च की है। अपॉइंटेड डेट, इस डेट में क्या हो गया, इसके हिसाब से क्या हो गया, 15 डेज, अगर एग्रीमेंट नहीं था तो क्या था, 15 डेज, तो 15 डेज के हिसाब से 16 मार्च बन गई। अब पे इसने कब करा, 25/3 को पे करा, तो इसकी डिडक्शन इसको कब मिलेगी, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर, ठीक है ना, जब पे किया उस फाइनेंशियल ईयर में डिडक्शन मिलनी है, तो ये उसी साल में कर दी। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे पेमेंट उसी साल में हो गई इसलिए उसी साल में डिडक्शन जो है मिल गई। लेकिन यहां पे एमएसएमई के हिसाब से इस पेमेंट डिलेड पेमेंट है तो उसको इंटरेस्ट वगैरह जो लगना होगा वो लगेगा नॉर्मली। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना कि एप्लीकेबिलिटी 43B(H) की देखनी है। तो यहाँ पे पेमेंट जो है, अगर ये 31 मार्च के बाद करता, अगर ये देखो सेम एग्जांपल अगर हम बात करें,
अगर इसने सारी चीजें मान लेते हैं सेम ठीक है, लेकिन इसने पेमेंट क्या करा, इसने पेमेंट जो है 3 अप्रैल को करी, 3 अप्रैल होते ही वो अगले फाइनेंशियल ईयर में चला गया, अगले फाइनेंशियल ईयर में ही जाते ही इसकी जो है इसको डिडक्शन भी कब मिलेगी, अगले फाइनेंशियल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर इसको डिडक्शन मिलेगी। ठीक है ना, 23-24 में क्या होगा, उसके कंप्यूटेशन में ऐड हो जाएगा, 23-24 की कंप्यूटेशन में ऐड हो जाएगा और 24-25 में ये लेस हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इफ पेड आफ्टर अपॉइंटिंग डेट देन डिडक्शन अलाउड एज अ डिडक्शन इन द ईयर ऑफ पेमेंट। ठीक है ना, इसलिए इसको 24-25 के अंदर डिडक्शन मिलेगी कि जब उसने पे किया है। ठीक है ना, इस तरीके से अगर बात करें, इसी तरीके से अगर एक मार्च को जो है इसका इनवॉइस था, डिलीवरी ऑफ गुड्स हुई 18/3 को। ठीक है ना, 18/3, तो 18/3 से 15 दिन काउंट होंगे, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल। अब इसने 1 अप्रैल को पे कर दी, 1 अप्रैल को। अब इसने देखो, इसने यहाँ पे 15 डेज के अंदर पे करना था और इसने 15 दिन के अंदर ही पे कर दिया, चाहे वो 15 जो दिन थे वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आ रहे थे, लेकिन उसने उस प्रोविजन का तो कंप्लाई कर लिया ना। 43B की जो टाइम लिमिट आ रही थी सेक्शन 15 के हिसाब से, वो सेक्शन 15 में ले जा रहा था और सेक्शन 15 में जो 15 दिन थे उसके अंदर ही पे कर दिया ना, तो उसको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर ही डिडक्शन मिल जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है ना, पे हुआ है अगले साल, लेकिन फिर भी डिडक्शन उसको 23-24 के अंदर ही मिल जाएगी, डिडक्शन अलाउड इन 23-24। अब यही इसने, अगर मान लेते हैं इसने गलती करी, अगर इसने जो है लास्ट डेट इसकी थी 2 अप्रैल 2024, उसने 2 अप्रैल को ही कर दी, सेम डेट में भी कर दी, फिर भी नहीं मिले, क्यों? क्यों? मैंने, अगर आपने ध्यान में रखा हो तो पहले मैंने यहाँ पे बात करी थी बिफोर की, बिफोर की बात करी थी ना, यहाँ पे मैंने वर्ड किया था, यहाँ पे बिफोर लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 दिन, जहां पे एग्रीमेंट नहीं है वहां पे पहले 15 दिन से पहले करनी है। अगर 15वें दिन भी कर रहे हो और वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में है तो आपको डिडक्शन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में करेगी, अगर 14वें दिन कर रहे हो तो उसी फाइनेंशियल ईयर में मिल जाएगी। ये फर्क है। यहां पे क्या है, इस अगर अगर एग्रीमेंट है तो उस केस में क्या है, ओन और बिफोर, अगर उस दिन भी करते हो, 45वें दिन भी कर रहे हो तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। ये फर्क है दोनों में, एग्रीमेंट और नॉन एग्रीमेंट के केस में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझने की, यहाँ पे जो है गलतियां हो सकती हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे 2 अप्रैल की जगह 2 अप्रैल को ही करा, अगर ये 1 अप्रैल को कर देता तो इसको फायदा हो जाता, तो इसको 23-24 के अंदर ही डिडक्शन मिल जाती, लेकिन इसने क्या करा, इसने दो लास्ट डेट पे करी और एग्रीमेंट नहीं था, अगर एग्रीमेंट होता तब तो ओके हो जाता, एग्रीमेंट नहीं था इसलिए लास्ट डे काउंट नहीं होगा, बिफोर लिखा हुआ है क्योंकि वहां पे, इसलिए यहाँ पे उसको 24-25 के अंदर डिडक्शन लिखी मिलेगी। ठीक है ना, डिडक्शन अलाउज इन फाइनेंशियल ईयर 24-25, इट वाज पेड ऑन अपॉइंटेड डेट, एमएसएमई एक्ट से नो, इफ नो एग्रीमेंट, तो उस केस में बिफोर ये वहां पे यूज करा गया। सो इफ पेड ऑन ओन और आफ्टर 2-4 देन इट शेल बी अलाउड इन 24-25। ठीक है ना, ओन और आफ्टर 2-4 मतलब 2-4 भी या उसके बाद भी तो 24-25 में ही मिलेगी। अब अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें कि अगर एग्रीमेंट है तो उस केस में कैसे कैसे रहेगा, मान लेते हैं एग्रीमेंट हो, तो उस केस में कैसे कैसे चलना है। एग्रीमेंट होता है तो वहां पे क्या होगा, उस एग्रीमेंट में भी डेट स्पेसिफाइड होंगी, इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी वही सारी चीजें होंगी, इनवॉइस की डेट होगी, डेट ऑफ गुड्स या फिर रेंडरिंग ऑफ सर्विस होगी, एग्रीमेंट की डेट होगी और वो एग्रीमेंट के हिसाब से ड्यू डेट बनेगी और एक्ट के हिसाब से ड्यू डेट बनेगी और पेमेंट एक्चुअल में किस दिन हुई है वो देखी जाएगी, वही सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे इनवॉइस डेट मान लेते हैं 1/3 है, तो डेट ऑफ सेम डेट पे जो है डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गया या फिर सर्विस रेंडर हो गई, तो 15 दिन की जो है यहाँ पे एग्रीमेंट में लिख दिया 15 दिन। ठीक है ना, 15 दिन लिख दिया तो 15 दिन हमारे जो है डेट ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से 16/3 बनते हैं और एमएसएमई एक्ट भी जो है 15 दिन, यहाँ पे 15 दिन हो गए एमएसएमई एक्ट के हिसाब से, क्योंकि उसने भी कहा एग्रीमेंट डेट या फिर मैक्सिमम 45 दिन, तो यहाँ पे 15 दिन जब उसने एग्रीमेंट में लिख दिया तो एग्रीमेंट डेट ही हमारी जो है एमएसएमई एक्ट के हिसाब से डेट बन गई, तो सेम डेट आ गई दोनों में, 16 तारीख 16 तारीख। यहाँ पे लेकिन पेमेंट कब करी इसने, 25/3 में करी, लेकिन 25/3 में करी, लेकिन उसका फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर ही कर दी, तो यहाँ पे उसको 23-24 के अंदर ही अलाउ हो जाएगा। राइट, अब नेक्स्ट एग्जांपल, वही इनवॉइस डेट सेम, ठीक है, डेट ऑफ उसी दिन जो है सर्विस दे दी या गुड्स डिलीवर कर दिए, 15 दिन ही लिखे हुए थे एक्ट के हिसाब से, जो है एग्रीमेंट डेट 16/3 ही बन गई।
ठीक है। एमएसएमई एक्ट के हिसाब से भी यहाँ पे क्या है, 3/4 को पेमेंट करी उसने। पेमेंट कब करी, 3 अप्रैल को पेमेंट करी, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट आ गई, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में ही डिडक्शन मिलेगी। 23-24 में वो जो है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम में ऐड हो जाएगा, और उसको डिडक्शन कब मिलेगी, 24-25 के अंदर मिलेगी। ठीक है। अगले में चलते हैं। 1 मार्च को इनवॉइस इशू किया था, लेकिन जब गुड्स कब भेजा, 18 मार्च को जो है भेजा, तो जो 15 दिन काउंट होंगे वो कहां से होंगे, वो 18 मार्च से होंगे। तो 2/4/2024 जो है डेट बनती है 15 दिन के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारे एमएसएमई के एक्ट के हिसाब से भी यही डेट बनेगी, ठीक है ना। लेकिन इसने पेमेंट कब करी, 2/4 को पेमेंट कर दी, ठीक है ना। यहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर एग्रीमेंट है तो ओन और बिफोर लिखा हुआ है। अगर एग्रीमेंट है तो ओन और बिफोर लिखा हुआ है, तो इसलिए सेम डेट पे कर दी, इसलिए बच गया। इसलिए उसको 23-24 के अंदर ही डिडक्शन मिल जाएगी। चाहे पेमेंट देखो, पेमेंट आ रही है, पेमेंट फॉल कर रही है 24-25 के अंदर, क्योंकि 2 अप्रैल को करी है, लेकिन कंप्लाई कर लिया एक्ट का 23-24 में, इसलिए 23-24 में ही डिडक्शन मिल जाएगी। अब अगला एग्जांपल सेम बिल्कुल। 1/3 को जो है इनवॉइस बना, 18/3 को जो है सर्विस दे दी या फिर गुड्स रेंडर कर दिए, ठीक है। तो वही ड्यू डेट 15 दिन के हिसाब से 2/4 बनेगी। 2/4 हमारे एक्ट के हिसाब से भी बनेगी, लेकिन पेमेंट कब करी, 2/4। 2/4 देखो गलती क्या हो गई, अगर ये 2 की जगह 3 को भी करता, 4 को भी कर दिया, तो दिक्कत क्या आ गई, अगले फाइनेंशियल ईयर में नॉन कंप्लायंस चला गया। डेट जो 15 दिन था उसके अंदर कंप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पे जो है 24-25 के अंदर इसको डिडक्शन मिलेगी, 23-24 में वो एड बैक हो जाएगा। अगले एग्जांपल में 20/1 को जो है इनवॉइस काटा, 20/1 को ही जो है गुड्स भेज दिए। यहाँ पे 15 दिन के हिसाब से 4 अप्रैल को जो है ड्यू डेट बनती है, एग्रीमेंट के हिसाब से भी 4 अप्रैल को बनती है। और पेमेंट कब कर दी उसने, बहुत भोला इंसान है, उसने एक दिन पहले ही पेमेंट कर दी। उसने कहा चक्रों में नहीं पड़ना, एक दिन पहले ही पेमेंट कर दी, तो कंप्लाई कर लिया, डिडक्शन 23-24 के अंदर ही मिल गई। अगला एग्जाम्पल 20/1 को ही, वही सेम 20/1 को था, 20/1 को ही हमारा हमारा सर्विस रेंडर हो गई है, गुड्स डिलीवर हो गए, 15 दिन एक्ट के हिसाब से अलाउड थे। तो क्या किया, यहाँ पे हमारा 4 तारीख ड्यू डेट बनती है, उसने क्या करा, 5 तारीख को पेमेंट कर दी। एक दिन बाद पेमेंट कर दी, 4 को ही कर देता, 4 को ही कर देता तो बच जाता, क्योंकि वहां पे ऑन और बिफोर है, उस दिन भी होता तो बच जाता। एक दिन की मिस्टेक, और दिक्कत क्या आ गई कि ये जो है ऐड हो जाएगी 23-24 के अंदर, और 24-25 में जो है इसकी डिडक्शन मिलेगी, राइट। तो ऐसे ही अगर बात करें, 3 फरवरी को रेस किया इनवॉइस और रेंडर भी कर दी सर्विस, गुड्स या गुड्स का केस है, गुड्स भेज दिए 60 दिन। यहाँ पे फर्क क्या है, एग्रीमेंट डेट जो है इन्होंने 60 दिन की बना ली, लेकिन ये 60 दिन की बनाते रहे तो एक्ट तो लेकिन 45 डेज ही लेगा, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 15 दिन इन्होंने एग्रीमेंट बनाया था, तो गवर्नमेंट को दिक्कत नहीं थी। 45 दिन से एग्रीमेंट कम है, कोई को दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 45 दिन है, तो यहां पे हमें कंसिडर कितना करना पड़ेगा, 45 दिन, ठीक है ना। चाहे इस 60 दिन के हिसाब से ड्यू डेट पड़ेगी हमारी 3-4, लेकिन हमें क्या देखना है, 45 दिन के हिसाब से देखना है। हमें क्या देखना है, 45 दिन के, इस 45 दिन के हिसाब से डेट देखनी पड़ेगी, और इस दिन के हिसाब से अगर पेमेंट हो गई तो अलाउ हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है ना। इस दिन के हिसाब से पेमेंट हो गई, यहाँ पे कब हुई, 25/3 को हुई, तो सेम फाइनेंशियल ईयर में हुई, तो ये 23-24 में डिडक्शन मिल गई। अब यहाँ पे जो है हमारी कौन सी डेट देखनी है, ये डेट्स देखनी है, ये डेट्स देखनी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 2/4, ठीक है ना। क्या हो गया, अगले फाइनेंशियल ईयर में डेट चलेगी, तो डिडक्शन भी अगले फाइनेंशियल ईयर में लेना। अब यहाँ पे अगले एग्जाम्पल में देखो 5/4, यहाँ पे क्या है, 5/4, 5/4 ड्यू डेट बनती है इसकी, इसने 5/4 को कर दी, चाहे अगले फाइनेंशियल ईयर में चले गई, लेकिन 45 दिन के अंदर जो है, 45 दिन वाला कंप्लाई हो गया, तो इसलिए सेम ईयर में मिल गई। ये है बारीकियां इसमें समझने वाली। एक साइड से हमें देखना है कि कब कौन सा फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट हो रही है, सेकंड देखना है कि एक्ट का कंप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक्ट का कंप्लाई हो गया, एक्ट का कंप्लाई हो गया, और चाहे पेमेंट अगले फाइनेंशियल ईयर में जा रही है तो भी डिडक्शन मिल जाएगी। ये इसका क्रक्स है, अगर आप बोल सोल समझेंगे तो ये क्रक्स है इसका। तो यहाँ पे एग्जांपल में 5/4 को ड्यू डेट बन रही है, 8/4 को पे करिए, लेट पे करा है, तो अगले फाइनेंशियल ईयर में ही मिलेगा। तो इस तरीके से परमुटेशन कॉम्बिनेशन अलग अलग एग्जांपल में जो है बन जाते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इसमें आ रही है लोगों को। एक ये क्लैरिफिकेशन नहीं आ रही कि ट्रेडर
जो है ट्रेडर क्या करे इस केस में। तो इसके लिए ना बहुत चीजें देखने वाली है। इसके लिए क्या है, ट्रेडर के केस में ऑफिस मेमोरेंडम भी इशू किया गया था, यहाँ पे बताया गया था, यहाँ पे क्लैरिफाई करा गया था। 1 सितंबर 2021 को ऑफिस मेमोरेंडम ये इशू करा गया था, यहाँ पे बताया हुआ है इसमें। ठीक है ना, इसके ऊपर हमने शॉर्ट्स वगैरह भी डाले हैं, प्लीज आप सर्कुलेट कीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ट्रेडर के केस में लोगों को पता नहीं लग रहा क्या करना है। तो बेनिफिट ऑफ द प्रोविजन डिलेड पेमेंट अवेलेबल टू द एमएसएमई विज विज टू ट्रेडर रिलेटेड। तो ट्रेडर के केस में यहाँ पे बोला हुआ है कि रिटेल ट्रेडर और होलसेल ट्रेडर के लिए क्या करना है, रिस्ट्रिक्टेड है प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग के लिए जो है यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड किया था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख दो, इसको पढ़ेंगे ना, रिटेल एंड होलसेल ट्रेडर हैज बीन इंक्लूडेड एज एमएसएमई, allowing them to registered as Udham registration portal, and the benefit to retail and wholesale trader are to be restricted to priority sector lending only। ठीक है ना, यहां पे दिया हुआ है। लेकिन लेकिन इस टाइम जो हम बात कर रहे हैं 43BH की बात कर रहे हैं। अब ये वाला पढ़ो, अब ये वाला पढ़ो, ये कहता है some MSEFC has been approached by the trader to get benefit of the provision of the delayed payment available to MSC, it is clarified that, ठीक है ना, इसको पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट है। It is clarified that as mentioned in the aforesaid office memorandum, the benefit to retail and wholesale trader MSME are restricted up to priority sector lending only, देखो हाईलाइट भी किया हुआ है, and any other benefit including the provision of the delayed payment are excluded। तो यहाँ पे excluded है, any other benefit including provision of delayed payment, including प्रोविजन ऑफ डिलेड पेमेंट हैज बीन एक्सक्लूडेड। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको ध्यान में रखने वाली बात है, ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत मेजर केस है। अब क्या है बेसिकली, अब क्रक्स में आते हैं। देखो अब अपने को देखो, एक तो बातें क्या है, एक तो देखो आप आपके पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन है, आपको क्या करना है, अपनी बैलेंस शीट की, अपनी बैलेंस शीट की क्रेडिटर साइड को फोकस कर लो फटाफट अब। ठीक है, बैलेंस शीट बनाओगे एज ऑन 31/3/2024, अपने क्रेडिटर साइड को फोकस कर लेना। अगर क्रेडिटर साइड में आपके ड्यूज आ रहे हैं तो आपको सारी कहानी पता है क्या प्रॉब्लम आने वाली है, आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, आपका अगर एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन, एग्रीमेंट है तो देखो, नॉर्मली देखो, आप हम सब जानते हैं कि नॉर्मल जो नॉर्मल ट्रेड लोग कर रहे हैं, इनवॉइस दिया, माल चला गया, ठीक है, उस तरीके से इतने एग्रीमेंट्स वगैरह नॉर्मली नहीं रहते। ठीक है, वहां पे 15 दिन का जो है टाइम पीरियड हमारे एक्ट के हिसाब से, यहाँ पे सेक्शन 15 के हिसाब से बन जाएगा। ठीक है ना, तो 31/3 में आप 15 दिन देख रहे हो, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी, हर एक को अपना क्रेडिटर को ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कौन कौन से क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग हैं। ठीक है ना, हर एक कोई अपना क्रेडिटर देखेगा तो हर कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से फ्लो होने लग गया तो बहुत रेगुलरली पेमेंट, लोगों के बेड डेट्स वगैरह, लोगों के जो बेड डेट्स होते हैं, पेमेंट्स नहीं आती, तो इस प्रोविजन, क्योंकि पहले जब ये एमएसएमई आया था इसमें डाला कि आपको 3 गुना जो है ब्याज लगेगा आरबीआई रेट के, इस तरीके से प्रोविजंस डाले गए ताकि लोग सीरियसली हो जाए और लोग जो है टाइम टू टाइम पेमेंट होने लगे। लेकिन देखा गया ट्रेड में कि इतनी चीजें हो नहीं रही हैं, तो जो है ये फाइनेंस एक्ट 2023 में जो है इंसर्शन कर दी और एमएसएमई को जो है इस साथ में यहाँ पे डाल दिया, ताकि जो है अगर जब टैक्स लग जाएगा उसके ऊपर तो जो है लोग बहुत इसको सीरियसली लेंगे। ठीक है ना, तो अब जो है दौर आ चुका है, हमें को बहुत ध्यान से लेके चलना है, और साथ साथ आपने को क्या करना है ये बात भी देख लो कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आप ना अपने इनवॉइस के अंदर भी एक कॉलम डाल दो कि आपका उधम रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वहां पे नंबर मेंशन कर दो ताकि सामने वाली पार्टी को जो है उनको पता हो, सेलर को पता हो, टाइमली पेमेंट भी आ जाएगी, आपके लिए भी अच्छा है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं सेफ गार्ड करेंगी ताकि ट्रेड भी प्रॉपरली हो पाए और कंप्लायंस भी प्रॉपरली हो पाए। और इसके लिए एमएसएमई डिक्लेरेशन, ठीक है ना, अब ईयर एंड आ गया, आपको भी तो पता होना चाहिए ना कितने कितने लोग जिनसे आप डील कर रहे हैं, कितने वो एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं कि नहीं है। तो ऐसे ऐसे केस के लिए आप एमएसएमई की डिक्लेरेशन लेनी होगी। तो एमएसएमई की डिक्लेरेशन इस तरीके से आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, एमएसएमई की डिक्लेरेशन वगैरह ले लो कि एमएसएमई यहाँ पे डिटेल वगैरह डल जाएगी, यहाँ पे वो डिक्लेयर कर देगा कि भैया मेरी ये सारी डिटेल्स हैं और मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूँ। ठीक है ना, तो ये एमएसएमई डिक्लेरेशन वगैरह लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो बेसिकली बात ये है, प्रोविजन को समझना है, सीरियसली समझना पड़ेगा।
और इसका प्रॉपरली जो है कंप्लायंस करना पड़ेगा अपने को। 31 मार्च 2024 से पहले ये सारी चीजें देख के चलनी है हर एक की। ठीक है, आप एज अ ट्रेडर हो, एज अ प्रोफेशनल हो, तो आपको एज अ प्रोफेशनल हो तो अपने क्लाइंट्स के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है ना। एज अ आप एज अ ट्रेडर हो, ओ सॉरी, एज अ एसएससी हो, तो आपको अपनी सारे सप्लायर्स को प्रॉपरली देखना पड़ेगा कि भैया क्या और टाइम जो कोई आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स वगैरह है वो उसका क्या सीन है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी, तो इसको हमने बोल सोल कोशिश करी कि इसको डिटेल में जो है समझाया जाए। जरूर टाइम जरूर लगा है, लेकिन कहीं ना कहीं क्लैरिटी, क्योंकि इतने सारे एग्जाम्पल भी हमने लिए, उसको ढंग से समझा तो क्लैरिटी जरूर कहीं ना कहीं मिली होगी। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं, राइट, या फिर मेल कर सकते हैं। कई बार कमेंट का रह जाता है तो आप मेल कर सकते हैं techsgupshup@gmail.com पे, आप अपनी क्वेरी मेल कर सकते हैं, राइट। अगर पूछना हो कुछ तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। हमारा 8527282779। ठीक है ना। इस नंबर पे कॉल करके आप जो है बात कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको जो है डिटेल में समझिएगा ताकि कोई भी फर्दर क्वेरी ना रहे। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।